देखो ये लास्ट टॉपिक है कोरोजन का। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन मीन्स होता है मेटल का ऑक्सीडेशन। जैसे आयरन में रस्टिंग होती है, तो रस्टिंग क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो ये लिखा है देखो, कोरोजन में क्या होता है? मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है और बनाता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, यानी जो मेटल की इकोनॉमिक वैल्यू है वो कम हो जाती है, लाइफ कम हो जाती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू कम होती जाएगी मेटल की। यानी मेटल इज इटन अप इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर हो गया, CO2 गैस हो गया, एसिडिक की प्रेजेंस में, बेसिक की प्रेजेंस में। अगर वो मेटल क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसे कहते हैं कोरोजन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर या ब्रॉन्ज में। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं मेन वो है रस्टिंग। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। इसमें होता क्या है देखो, इसमें होगा, इसमें प्रोसेस क्या होती है देखो। सपोज करो कि एक ये वाटर का लेयर है, ये वाटर है और ये एक आयरन है। जैसे सपोज करो ये आयरन है, ठीक है, और इसमें क्या हुआ? वाटर का ड्रॉपलेट इसके ऊपर से आ गया। अब क्या होगा? तो आयरन ये है, वाटर ये है, तो वाटर के साथ और क्या क्या चीज़ हो सकती है इसमें? ऑक्सीजन हो सकता है, CO2 हो सकता है। ठीक है, तो अब पहले सिंपल आयरन था तो इसमें कोई प्रोसेस नहीं थी, लेकिन जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट इसके ऊपर आया तो वाटर में क्या होगा? O2 होगा, CO2 होगा, H2 होगा। तो ये क्या करता है? जो CO2 और H2O मिलके, CO2 प्लस H2O, ये दोनों मिलके बनाते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और ये फिर टूट जाता है H प्लस में और CO3 2 माइनस में। तो अब देखो इसमें ड्रॉपलेट में क्या हुआ? H प्लस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, वाटर हो गया, तो ये सब चीज़ हो गई। अब ये क्या है? प्लस चार्ज। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की डिमांड करता है, ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन आए। तो अब क्या होता है कि जो आयरन होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करता है। क्यों? क्योंकि इसने इसे फोर्स किया, ये प्लस चार्ज है तो प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन को। तो जो आयरन होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, तो आयरन डोनेट करके यहाँ चला गया, तो ये बन गया Fe2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ऑक्सीडेशन है, एनोड पे हो रही है, तो हम इसको क्या मानते हैं? एनोड मान देते हैं। आपको पता एनोड में ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयरन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, किया नहीं, करवाया गया। समझ में आ रहा है? किसकी वजह से? इनकी वजह से। ये प्लस चार्ज जो H प्लस और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी वजह से ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ? Fe के साथ, तो ये एनोड बन गया। और इस इलेक्ट्रॉन को किसने गेन किया? हाइड्रोजन ने। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हो गया। तो एक प्रोसेस चल गई कि H प्लस देना। देखो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कई चीजें हैं। देखो ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ मिलके, और ऑक्सीजन खुद भी इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है। देखो दोनों तरीके से। तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो गई कि एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने गेन किया। तो जिसने गेन किया वहाँ रिडक्शन हो गया, तो रिडक्शन को हम कहते हैं कैथोड। तो कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा, और एनोड में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग कहते हैं, यानी रस्टिंग में भी ये चीज हो रही है। तो एक ने इलेक्ट्रॉन निकाला और दूसरे ने गेन किया।
ठीक है, तो ये एनोड की रिएक्शन हो गई और ये कैथोड की रिएक्शन हो गई। यहां तक समझ में आया पहले? यस नो? अब देखो, ये इसके बाद ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। मेन हम प्रेफर करेंगे H प्लस और O2 को, क्योंकि दोनों के दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। H प्लस वाला नेगेटिव चाहेगा ही चाहेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन चाहेगा ही चाहेगा। तो हमने मेन प्रेफरेंस हम इसे देते हैं, लेकिन दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इन दोनों को मिला के ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई, ये आ गई रिएक्शन। Fe से किस में चेंज हो गया, ये Fe2 प्लस में, और ये H प्लस से किस में चेंज हो गया, H। तो इस तरीके से कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब जो ये फेरस बना आपके पास, फेरस, ये फेरस क्या करता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ये बना देता है फेरिक ऑक्साइड। ये देखो, फेरस आयन सो फॉर्म्ड मूव थ्रू वाटर एंड कम एट सरफेस ऑफ आयरन। ये ऊपर पहुंच जाता है, अभी मैंने उसमें दिखाया था आपको, ऊपर पहुंच गया ये, और ये किस में चेंज हो जाता है, Fe2O3 में, यानी फेरिक ऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड के बाद क्या होता है, ये XH2O के साथ कंबाइंड होके, यानी वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होके रस्ट बनाता है। इसे कहते हैं रस्ट। इस प्रोसेस को कहते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको? रिप्लाई करना मुझे यस नो। तो एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो, शॉर्ट में मैं बताता हूँ आपको कि ये आयरन है। जैसे आपके पास अभी फ्री हो आप लोग कोई भी, तो आपको अभी कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई करना है नहीं करना है कुछ है, लेकिन क्या होता है, एकदम से अगर आपके प्रिंसिपल का फोन आएगा कि जून 10 को आपका टेस्ट है, तो क्या होगा, आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे। अभी ये कि पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, आपको फोर्स आया, और फोर्स आने से आप क्या करने लग गए, पढ़ने लग गए। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, जब आयरन फ्री था तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यानी मॉइस्चर इस पे आएगा, तो मॉइस्चर में क्या क्या चीजें होती है, CO2 गैस तो होती है, वाटर के साथ CO2 होता है, O2 होता है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे आया, इन्होंने आपस में रिएक्शन करी, जैसे CO2 प्लस H2O, ये बनाता है, सबसे वीक होता है कार्बोनिक एसिड, और ये फिर टूट जाता है और बनता है H प्लस और CO3 2 माइनस में। तो मेन हमारा काम क्या है, प्लस का। तो अब इस जो ये वाटर ड्रॉप है, इसमें क्या आ गया, H प्लस आ गया, ऑक्सीजन तो है इसमें, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब इन्होंने आयरन को फोर्स किया इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो फिर आयरन ने ये इलेक्ट्रॉन लूज किया अपना, और क्या बन गया, Fe2 प्लस, और ये आयरन कहाँ चला गया, इधर आ गया Fe2 प्लस में, यहाँ से निकल के। तभी आपने देखा होगा कि ऊपर लेयर में आपको ब्राउनिश कलर दिखाई देता है, तो ये यही होता है। तो ये यहाँ से ऊपर आ गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन निकाला। अब जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो गेन कौन करेगा, इसमें दो कैंडिडेट है, एक H प्लस है, O2 माइनस के साथ मिलके इसके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बना देगा वाटर मॉलिक्यूल, या फिर ऑक्सीजन अपने आप भी, क्योंकि वाटर तो है ही उसमें, ये गेन करेगा और ये बना देगा 4OH माइनस, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे कहते हैं हम एनोड, यानी जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। तो ये ऑक्सीडेशन यानी कि एनोड का काम कर रहा है, और ये कैथोड का काम कर रहा है। कैथोड का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम कहते थे कि एक एनोड है, एक कैथोड है, और इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास आते रहते हैं, कैथोड के पास आते रहते हैं। तो ये एक हिसाब से क्या होगी, प्रोसेस हो गई, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस या थ्योरी कहते हैं हम लोग। अब ये रस्टिंग कैसे बनता है, देखो रस्टिंग का तरीका बता देता हूँ मैं आपको।
ये तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एनोड टू कैथोड। अब देखो इसके आगे का प्रोसेस क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने निकाला और इसने इसको गेन किया, ठीक है, ओवरऑल हम इसको प्रेफरेंस देते हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसको ओवरऑल करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन निकलेगी Fe + 2H2 + हाफ O2 गिव्स Fe2 + H2। ठीक है, अब इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है यहाँ पे। अब क्या होता है कि जो ये Fe2+ ये सॉल्यूशन के ऊपर आ गया, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर आ गया ये, क्योंकि यहाँ से निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये सॉल्यूशन में आ जाता है। आपको बताया था मैंने, जब इलेक्ट्रोड होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और यहाँ पे चार्ज भी निकलेगा बाहर, तो ये चार्ज भी बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया। अब ये चार्ज क्या करता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट होता है, इसमें वाटर तो है ही है और ऑक्सीजन तो है ही है, तो इन दोनों के साथ मिलके इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी +2 से ये +3 में चेंज हो जाता है, फेरस से फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। अब ये फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया, यानी Fe2O3 और H+ आ गया। इसके बाद इसका होता है हाइड्रेशन, वाटर, ये X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ कंबाइंड होके ये रस्ट बनाता है, इसे कहते हैं रस्ट। ब्राउनिश कलर जो दिखता है आपको Fe2O3 XH2O, ये है रस्ट का फॉर्मूला। तो ये रस्ट बन गया आपका। अब बताओ क्लियर हुआ ये? यस नो? रिपीट करूं या हो जाएगा? बताओ। अब देखो इसके फैक्टर्स विच प्रमोट कोरोजन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं? पहला रिएक्टिविटी, जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना कोरोजन जल्दी हो जाएगा। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, अगर इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी तो कोरोजन भी ज़्यादा हो जाएगा, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। प्योर मेटल में कोरोजन नहीं होता जनरली, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर क्या हो करता है कोरोजन, जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको कि जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से कोरोजन होता है। तो कोई भी गैस हो, SO2 CO2 गैस होती है, इसकी वजह से कोरोजन होता है। अगर वैक्यूम में रखेंगे तो कोई कोरोजन नहीं होगा। फोर्थ है स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। स्ट्रेन का मतलब कहीं पे कट हो गया, स्ट्रेच आ गई, निक्स हो गए या बैंड्स वगैरह हो गए, तो वहाँ पे बहुत जल्दी कोरोजन हो जाता है, रस्टिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर कोई मेटल है आपके पास और वो बीच से कहीं पे क्या हुआ स्क्रैच पड़ गया, तो वहाँ पे बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाएगी। और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स तो रेट ऑफ कोरोजन को बढ़ाएगा ही, क्योंकि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से कोरोजन फास्ट हो जाएगा। अब इससे बचेंगे कैसे फिर हम लोग? तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास मेथड है। फर्स्ट मेथड इज, देखो इसमें सिंपल है, पेंटिंग कर दो, पेंट कर दो उसके बाहर से, पेंटिंग कर देंगे, ऑयलिंग कर दो, ऑयल लगा दो, पेंट लगा दो, ग्रीसिंग कर दो, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ये नहीं होगा। एक होता है गैल्वेनोनाइजेशन, इसमें लिखा नहीं है प्रोसेस को, इसमें जिंक की कोटिंग होती है। जनरली कोई भी जो नॉन कोरोडेड मेटल होते हैं उसको आप क्या करो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, उसके ऊपर से लगा दो। लेकिन अगर जिंक को लगाते हो तो उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, प्रोसेस का नाम है, जिसमें आपने क्या किया, जैसे आयरन लिया, इसके ऊपर से जिंक कोटिंग कर दी। तो जिंक की अगर हम कोटिंग करते हैं तो गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ये क्लास 10th में ही पढ़ा होगा आपने। तो जो भी नॉन कोरोडेड मेटल्स होते हैं उसको उस मेटल के ऊपर लगा दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब उसके लेयर कर देना। जैसे ये कोई मेटल है, इसके ऊपर से आपने जिंक लगा दिया, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे हम उसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रोसेस यूज होती है। और आयरन सरफेस को हम फॉस्फेट या अदर केमिकल से वो कर देंगे, क्या, कोटेड कर देंगे, जिसकी वजह से उसमें क्या होगा,
एयर और मॉइस्चर उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा और रस्टिंग नहीं होगी। यानी पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन या कोई नॉन कोरोडेड मेटल का कोटिंग कर देना या फॉस्फेट और अदर केमिकल का कोटिंग कर देना, इस तरीके से हम कोरोजन को क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अब बताओ इसमें से कोई भी दिक्कत, टेल मी। सर क्लियर है। क्लियर है ना? और कोई डाउट इस पूरे चैप्टर में से? कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो या कोई कुछ पूछना चाह रहा हो इस चैप्टर से, या कोई अच्छा एक और हेडिंग आपको बता देता हूँ। एक है, एक क्वेश्चन आता है आपके पास, बोर्ड में पूछा गया है, वो है आपके पास डिबाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। ये जो है ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है किस किस के बीच में, ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसमें एक फॉर्मूला आता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस बी अंडर रूट सी, सी फॉर कंसंट्रेशन और बी होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो बोर्ड पे जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वो क्वेश्चन क्या था, देखो कि अगर हमने किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0 कर दे तो बताओ उसकी मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्या होगी। ठीक है, तो सब आंसर क्या करते हैं 0, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे रखो, देखो इसको 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब इसे गलत करके आते हैं क्योंकि जिसको लगा कंसंट्रेशन 0 होगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी 0 हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी जगह पे क्या होता है, वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाती है। इसमें ध्यान रखना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन 0 हो जाए। जैसे आपने एक गिलास लिया, इसमें पानी लिया और इसमें बहुत सारा चीनी मिला दिया, ठीक है, बहुत मीठा हो गया, लेकिन आपने इस पानी को लेके आप कहाँ चले गए, ओशियन में, और आपने इसको डाल दिया, तो अब वहाँ पे जो शुगर की कंसंट्रेशन होगी क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी, यानी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट है वाटर का। तो उस कंडीशन में कंसंट्रेशन को हम 0 एज्यूम करेंगे, तो इसीलिए 0 दिखाते हैं। और दूसरी चीज़ होती है इनफिनाइट डाइल्यूशन, यानी इसमें हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं, तो इसे कहते हैं इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है, इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू 0। 0 अभी मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे 0 हुआ। और दूसरा है इनफिनाइट डाइल्यूशन, तो जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगी वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगी अगर आपने कंसंट्रेशन को 0 कर दिया तो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप चेक करना प्रीवियस ईयर में। और इसके ऊपर एक ग्राफ बनता है, तो ग्राफ क्या है, देखो ग्राफ को मैं बता देता हूँ आपको। ये ग्राफ इस तरीके से बनाया उसने, ये मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस लेमडा सी कंसंट्रेशन है और ये है। तो इसमें जो एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक लाइन से दिखाते हैं ऐसे, ये है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा। और अगर वीक होगा तो इस तरीके से बनता है, ये ऐसे बनेगा, ये धीरे धीरे चेंज होता रहता है, इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, विथ कंसंट्रेशन, जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो दोनों की जो वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी वो डिक्रीज होती चली जाएगी, लेकिन ये शार्प हो रही है और ये इस तरीके से जा रही है। ठीक है, और ये यहाँ पे टच हो जाती है, इसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 हो गई, लेकिन ये यहाँ टच नहीं करता, वीक नहीं कर पाएगा टच, केवल स्ट्रॉन्ग ही टच करता है बस। क्योंकि मैंने कहा था आपको कोलराक्स लॉ केवल
स्ट्रॉन्ग को फॉलो करता है, वीक को नहीं करता। तो वीक ये यहाँ नहीं जा पाएगा, केवल स्ट्रॉन्ग ही यहाँ से टच होके आता है। तो स्ट्रेट लाइन है ये हल्का सा ऐसा कर्व दिखा देते हैं, हल्का सा, और ये ऐसे कर्व जाता है पूरा। तो ये ग्राफ भी पूछ लेता है कई बार, और कई बार वो इक्वेशन या क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बताओ कोई डाउट इसमें? आप फॉर्मूला याद रखना है, लेमडा यानी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस बी ये रूट सी। बस न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आता है बस। और यही आता है, कंसंट्रेशन जीरो कर दी तो बताओ क्या होगा। तो सबके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि कंसंट्रेशन जीरो होगी तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाती है। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया। कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछो आप लोग दोबारा, और कल मैं आपका क्विज लूंगा, क्विज क्वेश्चन, इसमें छोटे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।